नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आजकल मुंबई में नेता राज ठाकरे की छोटी सी पार्टी की सेना देश के शरीफ नागरिकों के साथ मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है और वो भी सरेआम कर रही है। लेकिन मराठी के नाम पर समाज में जहर फैलाने वाले इस राजनेता राज ठाकरे का दोगला चेहरा आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं पॉलिटिकल बातें तभी करती हूँ जब उसका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन होता है, और यहाँ तो बहुत गहरा नाता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मराठी के नाम पर थप्पड़बाजी कराने वाले राज ठाकरे कभी हिंदी में बॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते थे, डायरेक्ट करना चाहते थे, वो भी हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को हीरो लेकर। यकीन नहीं होता ना? ये सच है और इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। भाई बाकायदा अनाउंसमेंट किया था इन्होंने, लेकिन फिर इन्हें लगा कि बॉलीवुड में इनके तेवर नहीं चलेंगे तो ये सांप पीछे हट गए। आज जो राज ठाकरे हिंदी भाषी राज्यों को नीचा दिखा रहे हैं, वही कभी उत्तर प्रदेश में जन्मे और हिंदी को नई पीढ़ी में सम्मान दिलाने वाले महानायक यानी अमिताभ बच्चन को अपना फिल्मी करियर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्कि कर रहे थे। ये अमिताभ बच्चन को अपना दोस्त कहते थे, लेकिन इन्होंने अपने दोगलेपन से बच्चन को भी नहीं बख्शा। बल्कि एक वक्त तो ऐसा आया था कि बच्चन परिवार का इनकी दादागिरी ने बंगले से निकलना ही बंद करा दिया था। वैसे दोगलापन तो सत्ता के भूखे पॉलिटिशियंस की जरूरी क्वालिटी होती है। तो पहले साफ कर दूं कि मेरा और मीडिया के कई सीनियर मराठी भाषी एडिटर्स का भी मानना है कि राज ठाकरे हमेशा सही काम गलत तरीके से करते हैं। उनका तरीका बहुत गलत है और ये थप्पड़बाजी करना तो बिल्कुल ही गुंडागर्दी है। राज ठाकरे का बॉलीवुड की तरफ पहले से बहुत झुकाव था। सब जानते हैं कि 90s की बॉलीवुड हीरोइन सोनाली बेंद्रे से इनकी कितनी करीबियां थी। कहा जाता है कि इनका लव अफेयर था। ये भी गॉसिप छपे कि बाद शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया और हाल ही में ये यादें ताज़ा हो गई जब इनकी मुलाकात एक फंक्शन में हुई। तो दोस्तों, राज ठाकरे की पहली तमन्ना फिल्म मेकर बनने की थी। मुझे बार बार पूरा नाम बोलना पड़ता है क्योंकि राज के साथ ठाकरे न लगाया तो आप शायद पहचान नहीं पाएंगे। ये उनकी बायोग्राफी नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बॉलीवुड डायरेक्टर क्यों बनना था और वो क्यों नहीं बन सके। राज ठाकरे बहुत क्रिएटिव आदमी है। उन्होंने बचपन से कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लिए थे, जैसे तबला, गिटार और वायलिन। 10वीं के बाद देश के सबसे मशहूर आर्ट स्कूल सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन इन्होंने ले लिया, लेकिन फिर अप्लाइड आर्ट्स का कोर्स इन्होंने आधे में छोड़ दिया। दोस्तों, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ना तो मेरा भी बहुत बड़ा सपना था और वो टूट गया क्योंकि मुझे सीट नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उसमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। आप ये जो पेंटिंग्स देखते हैं ना, ये सब मेरी बनाई हुई हैं ऑयल ऑन कैनवस। मेरा पेंटिंग पहला प्यार था, दूसरा प्यार एनिमल्स, और मीडिया जर्नलिज्म तो मेरा सर्वाइवल का जरिया है, जिसे मैंने बहुत ईमानदारी से किया है। तो एक सीट इन जनाब ने बर्बाद कर दी, जो कि कई कलाकारों का सपना होती है। 1985 में इन्होंने अपने चाचा बाल ठाकरे का अखबार, वीकली अखबार मार्मिक ज्वाइन कर लिया बतौर कार्टूनिस्ट। बात करीब 20 साल पुरानी है। फिल्म मेकर बनने की तमन्ना में राज ने पहले मुंबई पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी और फिर सोचा कि अब फिल्म बनाई जाए बड़ी स्क्रीन के लिए। अब राज ठाकरे को मराठी में नहीं बल्कि हिंदी में बॉलीवुड फिल्म बनानी थी। अब आप सोचिए कि उसी हिंदी में जिसे बोलने पर वो आज अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए थप्पड़बाजी करा रहे। वजह साफ है, क्योंकि जितना पैसा और ग्लैमर बॉलीवुड में है, वो रीजनल मराठी सिनेमा में कहाँ, और ग्लैमर तो इन्हें पहले से खींच रहा था। तब कहाँ था इनका ये मराठी प्रेम। राज ने 2005 में जुहू की JW मैरियट होटल में किसी कॉफी प्रोडक्शंस का फंक्शन अटेंड किया था। उसमें मीडिया भी मौजूद था। राज ठाकरे ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि वो बॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं और उनके हीरो होंगे अमिताभ बच्चन। अब बताओ, हिंदी फिल्म, वो भी हिंदी भाषी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लेकर। न राज ठाकरे को मराठी में फिल्म बनानी थी, न मराठी के किसी स्टार को लेके, जबकि भारतीय सिनेमा की जड़ें ही मराठी सिनेमा में है। अब एक तरफ राज ग्लैमर और आर्ट में अपना भविष्य उस वक्त देख रहे थे, उनकी दोस्तियां तो बॉलीवुड में थी ही, और पीछे बाल ठाकरे का पावर हो तो बॉलीवुड वाले उनके दोस्त वैसे भी बन जाते हैं। अमिताभ ठाकरे इसके काफी करीब थे तो राज के भी दोस्त थे। यहाँ तक कि राज की कार्टून एग्जीबिशन का उद्घाटन भी अमिताभ बच्चन ने ही किया था। इसकी भी उन्हें जरूरत थी।
आज भी अमिताभ के ऑफिस जनक में जो जीना है, वहां दीवारों पर राज के बनाए अमिताभ के कई कार्टून्स फ्रेम में जड़े हुए हैं। अब एक तरफ राज ग्लैमर और आर्ट में अपना भविष्य देख रहे थे और उनकी दोस्तियां तो बॉलीवुड में थी ही, और दोस्तों पीछे किसी के बाल ठाकरे का पावर हो तो बॉलीवुड वाले उसके दोस्त बनेंगे क्यों नहीं। तो राज फिल्म मेकिंग में करियर के लिए सलाह लेने पहुंचे प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला के पास। नडियाडवालास का बॉलीवुड में बहुत पुराना खानदानी होल्ड है और अनुभव भी। साजिद ने राज को समझा दिया कि फिल्म बनाने के लिए कई लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ती है और झुकना पड़ता है जो तुम्हारे टेम्परामेंट को बिल्कुल सूट नहीं करने वाला। सही बात है, ये जनाब सबसे लड़ पड़ते और कोई बड़ा हीरो हीरोइन इनकी फिल्म में काम ही नहीं करता। मुझे तो सोच के भी हंसी आती है कि राज ठाकरे सेट लगा के बैठे हैं स्टूडियो में और सलमान खान या गोविंदा घंटों उन्हें वेट करा रहे हैं, और गोविंदा आते ही नहीं है सेट पर, या सुबह 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे तक आते हैं जिसकी चर्चा अंडरवर्ल्ड तक होती थी, और संजय दत्त सेट पर लेट आते हैं, और तीसरे सलमान खान तो लेट आने के बाद कहते हैं कि मैं और भी अगली बार लेट आऊंगा। सोचिए किसी स्टार ने ठीक से टेक नहीं दिया तो राज ठाकरे क्या बोलते, ए ठीक से टेक दे वरना दूंगा एक कान के नीचे। यही लैंग्वेज है ना इनकी। तो साजिद नडियाडवाला का यही मतलब था कि ये फिल्मी दुनिया तुम्हारी मिजाज की चीज नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाद में तो सबने देख ही लिया कि वो सही सलाह दी थी उन्होंने। तो राज को बात समझ आ गई और वो फिल्मों से पीछे हट गए और राजनीति की तरफ वापस मुड़ गए। दोस्तों वो फिल्म अपूर्व लाखिया ने बनाई थी, 2005 में ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम था एक अजनबी, और लीड में थे अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल, और हीरोइन थी परिजा ज़ोराबी। वैसे फिल्म मेकिंग का शौक ठाकरे फैमिली की बहू स्मिता ठाकरे को भी बहुत हुआ था, लेकिन वो फेल होकर वापस लौट गई। उनकी फिल्मी लोगों से दोस्तियां बहुत ज्यादा चर्चित रहीं। सोनू निगम उनके खास दोस्त थे। एक बार 2002 में मुझे याद है, जब मैं आज तक चैनल में थी, तब एक पीआरओ शायद राजू कारिया या गोपाल पांडे थे, उन्होंने मेरे एडिटर को फोन किया कि सोनू निगम की शादी हो रही है, आप अपनी टीम भेज दो कवर करने के लिए। एडिटर ने जवाब दिया कि अगर उसमें स्मिता ठाकरे आएंगी तो हम कवर कर लेंगे। पीआरओ ने फोन ही काट दिया। ऐसा हाल था इनके ठाकरे के बॉलीवुड से रिश्तों का। राज ठाकरे शुरुआत में शिवसेना की स्टूडेंट विंग के हेड थे। 1990 के असेंबली इलेक्शंस में कैंपेन में उन्होंने बहुत प्रमुखता से काम किया। उन्हें महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का यंग स्टार देखा जा रहा था। राज को बाल ठाकरे की मिरर इमेज कहा जाता है। इससे सब सहमत होंगे कि बाल ठाकरे का अक्स उनके बेटे उद्धव में नहीं बल्कि राज में ज्यादा नजर आता है। वही कार्टून बनाने का फन, वही तेवर और शक्ल भी कुछ कुछ मिलती है। राज भी खुद को चाचा ठाकरे का राजनीतिक वारिस समझने लगे थे, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो पर पुत्र प्रेम हावी था। जब उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस अपने बेटे उद्धव ठाकरे को घोषित कर दिया तो राज का दिल बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। मेरे पॉलिटिकल एडिटर और रिपोर्टर फ्रेंड्स जो पॉलिटिकल बीट कवर करते थे, उन्होंने मुझसे हमेशा कहा था, आज भी कहते हैं, कि जो फायर, जो ड्राइव, जो पैशन राज में है वो उद्धव में बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। उद्धव को सेलिब्रिटी लाइफ चाहिए, जबकि राज सुबह से आधी रात तक आज भी लोगों से मिलते हैं। ये उन्हें करीब से ऑब्जर्व करने वाले जर्नलिस्टों की राय थी। अगर बाल ठाकरे ने राज को वारिस चुना होता तो उद्धव के हाथों आज शिवसेना का ये हाल ना हुआ होता, पार्टी टूटी ना होती, बर्बाद ना हुई होती। तो दोस्तों 2005 में उन्होंने फिल्म अनाउंस की थी और फिर पीछे हट गए थे। वो साल राज की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था। शिवसेना में साइडलाइन होने के बाद राज ने पार्टी से रिजाइन कर दिया और अगले साल यानी 2006 में अपनी पार्टी बनाई, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मन से। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने अब मुद्दा चुना मराठी भाषा और मराठियों के हक का, और उसमें अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से भी खुली लड़ाई कर ली। उसी अमिताभ बच्चन से जिसे लेकर वो फिल्म बनाना चाहते थे और अपना करियर बनाना चाहते थे। उसमें बहुत पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था दोस्तों, वो भी सुनिए। 2008 में अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द्रोणा का म्यूजिक लॉन्च इवेंट था। फिल्म में जया बच्चन भी थी। तो जब जया के हाथ में माइक आया तो उन्होंने स्टेज पर कहा, हम यूपी के लोग हैं भाई, हम तो हिंदी में ही बोलेंगे, महाराष्ट्र के लोग हमें माफ कीजिए। नमस्कार, ये फिल्म हिंदी में है मगर बहुत नया जमाना है, नए बच्चे हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, मगर है हिंदी में।
अब जयंती ने बोल ही दिया है कि फिल्म हिंदी में है, तो मैं भी हिंदी में ही बात कर लूँ। लेकिन हम यूपी के लोग हैं, हिंदी में बात करना चाहिए, इसलिए हिंदी में बात करना चाहिए और फिल्म भी हिंदी में है। मिश्रा के लोग हम लोगों को माफ कर दें। उन दिनों जया बच्चन का गुस्सा जरा कम हुआ करता था, उसकी डिग्री थोड़ी कम होती थी, लेकिन उस इवेंट में जो कुछ उन्होंने कहा उससे काफी बवाल हो गया था। राज ने उसे इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना दिया कि अमिताभ से उनकी खुली एक तरफा लड़ाई हो गई। मनसे के राउडी लोगों ने अमिताभ की फिल्मों के पोस्टर्स फाड़े और बॉलीवुड साइज पर उन्हें धमकियां दी। राज ने कानून हाथ में लेने की धमकी भी दी और कहा कि अमिताभ की कोई फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर माफी मांगी, लेकिन राज ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चन का ब्लॉग पढ़ता कौन है। अमिताभ प्रिंट और टीवी मीडिया के सामने माफी मांगे। फिर समाजवादी पार्टी के नेता और बच्चन परिवार के करीबी मित्र अमर सिंह ने जया से कहा कि समझदारी दिखाते हुए सार्वजनिक तौर पर आप माफी मांग लीजिए। जया ने मन मार के टाइम्स ऑफ इंडिया की टैबलॉइड मुंबई मिरर में पेज 1 पर एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू किया था बच्चन परिवार के परिचित पत्रकार सुभाष के झा ने पटना से। वो कई अखबारों और स्टार्स के लिए न्यूज और पब्लिसिटी एक साथ करते थे। खबरें छपी कि मनसे के लोगों ने बच्चन के बंगले में कांच की बोतल फेंकी। इस पर राज का रिएक्शन और भी दबंग था। उन्होंने कहा कि हम एक बॉटल नहीं फेंकेंगे, हम तो पूरा क्रेट फेंकेंगे। अमिताभ बच्चन यांच्या काहीतरी घरावरती म्हणे बाटली फेकली. हो, माझा कार्यकर्ता एक बाटली नाही फेकेल, अख्खा क्रेट फेकेल. बाटली टाकायला गेला होता का बाटली रिकामी करायला गेला होता, ह्याचा तर पहिला विचार कर. कोणतेही फुटेज कुठेही दाखवायचं. पोलीस तिथे जाऊन आले, काचेचा एक तुकडा नाही मिळाला. हे असले खोटे अपप्रचार करता तुम्ही. राज को ये भी तकलीफ थी कि साल 2007 में यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अमिताभ ऐसी पहली हस्ती थे जिन्हें भारत के किसी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हो। अमिताभ ने मुलायम के लिए इलेक्शन कैंपेन भी किया था और उन्होंने नारा दिया था कि यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कम, जो कि एक जुमला बन के रह गया। इसीलिए राज ठाकरे ने कहा कि अमिताभ मुंबई में रहेंगे और ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे यूपी के। उत्तर प्रदेशचे ब्रँड अँबॅसेडर झाले आणि काय सांगतायत, उत्तर प्रदेश में है उतना दम का वहां पे गुन्हेगारी है कम. अरे इथे आले ते सगळे, तिकडे असणारच कमी. ह्याने हिंदी सोडून इतर चित्रपटामध्ये काम केलं, ते भोजपुरी चित्रपटामध्ये काम केलं. खरं की खोटं? बाद में जब दोस्ती हो गई तो अपनी बात से वो पलट गए और उसे कुछ और बना के कह दिया। ये पॉलिटिशियंस भी कैसे रंग बदलते हैं दोस्तों। जया से तो राज ठाकरे को बहुत चिढ़ हो गई थी, क्योंकि जया ने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाला साहेब ठाकरे, और किसी और दूसरे ठाकरे को मैं नहीं जानती। राज को बहुत गुस्सा आया। असल में अमिताभ और जया ने अपनी पोती आराध्या के जन्म पर अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कन्या पाठशाला खोलने की घोषणा की थी, तो राज को उस पर भी बड़ी तकलीफ हुई। वो बोले स्कूल यहाँ क्यों नहीं खोलना इन्हें, यूपी में क्यों? तो जया ने कहा राज ठाकरे अपना प्लॉट दे दें इसके लिए। अब राज ने उसका बहुत ही गुस्से में करारा जवाब दिया। राज ने कहा कि जया मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरे प्लॉट के बारे में मालूम है। उनके बयान वैसे भी सुनने लायक होते हैं। त्यात त्यांची ती पत्नी, बाला साहब छोड़ के मैं किसी ठाकरे को नहीं जानती. अगर कन्याशाला निकालनी है तो राज ठाकरे अपना प्लॉट दे दे. त्या आईला माझा प्लॉट माहिती, मी नाही माहिती हिला. तब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर आर पाटिल को बीच में आना पड़ा था। राज और अमिताभ दोनों को उन्होंने समझाया था कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो माहौल को थोड़ा शांत करना जरूरी है, तो आप लोग भी शांत हो जाइए। उन्हीं दिनों मुंबई में एक बड़ी आतंकवादी घटना हो गई, और वो भी इन दोनों यानी ठाकरे और बच्चन की लड़ाई से अछूती नहीं रही। यानी 26 नवंबर 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ। उसमें कई पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स भी शहीद हुए। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने एक मैसेज मीडिया को और मुझे भी भेजा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे कल रात शर्मिला ठाकरे यानी राज ठाकरे की पत्नी की तरफ से एक मैसेज आया कि अपने शहर को बचाने में शहीद होने वाले सारे मराठी थे। कहा गया कि शर्मिला ने ये मैसेज अपने दोस्तों को भेजा था। कैसे नेता हैं, देश के मामले में भी इन्हें रीजनलिज्म दिखाई देता है। अगर ये सच था तो अमिताभ ने हमेशा राज ठाकरे को अपना मित्र कहा। दोनों की लड़ाई करीब 5 साल तक चली।
फिर जी टीवी के मराठी न्यूज चैनल जी 24 तास ने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने और मनसे के 7वें स्थापना दिवस पर एक फंक्शन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख माननीय श्री राज ठाकरे जी आणि उपस्थित मान्यवर, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनाला मी आजच्या दिवसची शुभेच्छा देतो। मराठी शिकत आहे। उसमें अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे 5 सालों बाद एक साथ स्टेज पर आए। राज ने तो सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर छू लिए। यूपी से मुंबई में आकर बसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि राज ठाकरे से हाथ मिला के अमिताभ ने हिंदी भाषियों का अपमान किया है। अब सालों बाद फिर से राज ठाकरे का मराठी प्रेम उमड़ रहा है, वो भी हिंसक तरीके से, जो कि इनका स्टाइल है। इस मौके पर मैं आपके साथ एक और किस्सा शेयर करती हूँ जो कि मनसे और मुझसे जुड़ा हुआ है। मनसे के सिने विंग के अध्यक्ष मेरे काफी अच्छे कांटेक्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बार मुझे फोन करके कहा कि जरा हंसल मेहता का एड्रेस देना। तो मैंने पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए वो डेलीगेशन लेके सरकार के पास जा रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसे हम अपनी भाषा में सबक सिखाएंगे। मैंने कहा कि आपकी भाषा तो मराठी है ना, आप हिंसा का सहारा क्यों लेते हैं? तो वो बोले कि मैं कभी आके आपके ऑफिस में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा। मैं तब जूम टीवी में काम करती थी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट चैनल है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के कहा, फोन पर कहा कि आप प्लीज मेरे ऑफिस मत आइए। क्यों मेरी नौकरी लेना चाहते हैं? आप दूर से ही बात कीजिए, आपकी जुबान दूर से ही फोन पर अच्छी लगती है, यहाँ मत आइए प्लीज। तो ऐसे लोग हैं वो। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि ये राज ठाकरे जब पैसा कमाना चाहते थे, मशहूर और कामयाब होना चाहते थे, तो इन्हें बॉलीवुड और अमिताभ चाहिए था, हिंदी चाहिए थी। और जब राजनीति चमकानी थी तो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों को नीचा दिखा रहे हैं, मराठी के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। कैसे नेता रंग बदलते हैं ना। गिरगिट भी सोचता होगा कि इनका तो टाइम मुझसे भी कम लगता है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि MNS और राज ठाकरे कितनी भी दादागिरी और गुंडागर्दी कर लें, आम मराठी मानुस उनके साथ नहीं है। आम मराठी मानुस उन्हें अपना नेता नहीं मानता, और इसका सबूत है इलेक्शन के रिजल्ट्स। 2024 के असेंबली इलेक्शन में राज ठाकरे की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत पाई, सबकी सब हार गए। कई कैंडिडेट्स की जमानतें भी जब्त हो गई। अब जिस भाई उद्धव ठाकरे से राज ने हाथ मिलाया है, उन्हीं के लिए उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी। आपको याद होगा कि बाल ठाकरे हिंदुत्व का पक्ष लेते थे, लेकिन उनके बेटे यानी उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिला के पार्टी बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। उसी कांग्रेस जिसने 70 के दशक में जनता पार्टी को दबाने के लिए शिवसेना को खड़ा किया था, और जब शिवसेना बड़ी हो गई और कांग्रेस ने उसे दबाने की कोशिश की, तो मुंबई में 1971 में दंगे हो गए थे। एक हफ्ते तक चले थे वो फसाद। उन दंगों पर मराठी के बड़े साहित्यकार विजय तेंदुलकर ने एक नाटक लिखा था, घाशीराम कोतवाल। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सत्ता के लोग मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं और फिर वो जब हाथ से निकल जाता है, उन्हीं पर भस्मासुर की तरह हावी हो जाता है, तो वो उसे समाज के भले के लिए खत्म करने का नाटक भी करते हैं। शिवसेना ने उस नाटक पर बैन लगा दिया था। जब सन 2000 में वो रिवाइव हो रहा था, तब मैं आज तक के लिए विजय तेंदुलकर का इंटरव्यू करने उनके घर गई थी। विजय जी ने ये घटना मुझे बहुत डिटेल में बताई थी। दोस्तों, सारी भूख सत्ता की है, किसी को भाषा की नहीं पड़ी है, अपना अपना मतलब साधना है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है। महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे? आप तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना आप। आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे BMC दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरी जिंदगी मराठी में रह के भी मैंने खुद मराठी क्यों नहीं सीखी। इसका कारण है कि मैं डिफेंस एरिया में बड़ी हुई
और यानी दक्षिण मुंबई के कोलाबा में। और बचपन से जैसी रोड साइड मराठी मैंने सुनी थी, मुझे वो एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। बहुत ही रूड, मुझे लगता था कि लड़ने वालों की भाषा है। मिर्जा गालिब की शायरी सुनी तो सोचा उर्दू तो सीखनी चाहिए, तो कॉलेज में मैंने ट्यूशन लेके उर्दू सीख ली, लिखनी और पढ़नी दोनों। इसलिए लोकल डायलेक्ट और मुंबईया भाषा से मैंने अपनी जुबान को मिक्स नहीं होने दिया, दूर रखा, बचा के रखा। लेकिन दोस्तों, मराठी के बारे में एक सच मेरे सामने जब आया, जब मैं एमए करने मुंबई यूनिवर्सिटी गई। तब हॉस्टल में मराठी लिटरेचर की स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई। जब मैंने उनकी भाषा सुनी तब पता चला कि असली मराठी तो ये है। तो वो क्या था जो मैंने सुना? कितनी सभ्य और समृद्ध भाषा है मराठी। दोस्तों, आज तक मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तब आर्ट एंड कल्चर की बीच कवर करती थी, तो मराठी के कई बड़े बड़े राइटर्स से, नाटककारों से, लेखकों से, कवियों से मैं मिली, कलाकारों से भी मिली, जिनमें विजय तेंदुलकर, दया पवार, प्रिया तेंदुलकर, ये सब थे, साहित्यकार थे, थिएटर पर्सनैलिटीज थी। मराठी का साहित्य मैंने ट्रांसलेटेड पढ़ा, नाटक कवर किए। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि राज ठाकरे को मराठी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। उनका दोगलापन तो मैंने आपको बता ही दिया, और वो इस तरह भाषा के नाम पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो समाज में सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इससे उनका कोई भला नहीं होने वाला है। धन्यवाद।